जय हिंद बच्चों, मैं शिव आपके प्यारे से चैनल शिव अंडरस्कोर फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जी बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 10, जो कि पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरा हम ये देखने का प्रयास करते हैं बच्चों कि ये चैप्टर्स में सीखना क्या है। तो अपने आसपास नजर दौड़ाओ, देखो लोहा आप देखोगे कुछ समय ऐसे ही छोड़ दो, जहां उसमें नमी मिले, हवा मिले, तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें खराबी आने लगती है, वो खराब होने लगता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको समझाए गए हैं इस चैप्टर में, उन्हीं पे हम डिस्कशंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आज का हमारा प्यारा टॉपिक, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार सोचो जरा, अगर आपको एक बिल्डिंग्स बनानी हो तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चाहिए। उसके लिए जो भी बेसिक्स है, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें चाहिए। पहले आप उसको इकट्ठा करोगे, अरे सर पैसा का तो आते नहीं लिए, रुपये चाहिए, हाँ ठीक है वो भी चाहिए। तो सारी चीजें आप इकट्ठा करोगे, देन आफ्टर जो भी सोच सकते हो सारी चीजें चाहिए आपको, पहले वो इकट्ठा करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आप घर बनाने का सोचोगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डजंट मैटर, शुरू से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, जैसे अभी मैंने बताया मकान बनाने के लिए कुछ न कुछ चीजों की आपको आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये चैप्टर समझने के लिए आपको इस चैप्टर के अंतर्गत इमारत तैयार करनी है, तो सीमेंट, बालू और ईंट की जगह यहाँ पे कंपाउंड्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स हैं, लगभग 50 के आसपास कंपाउंड्स हैं, वो मैं पूरा इस चैप्टर के शुरू में ही, लेक्चर के शुरू में ही आपको नोट डाउन करा देना चाहता हूं, ताकि जब हम रिएक्शंस करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, और हम बड़े प्यार से इस चैप्टर को समझ पाए। तो चलिए कुछ हम कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। तो पानी तो डेली पीते हो बच्चे, ठीक है, तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है आप सभी को पता है, H2O, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड होता है, अगले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, मैग्नेटाइट Fe3O4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मिथेनॉल CH3OH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6। आप मेरे को कमेंट में चीनी जो खाते हो ना, चीनी, उसका डेफिनेटली बताना कमेंट करके कि चीनी का क्या होता है केमिकल फार्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस या होल 3, दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि साधारण नमक, ये नमक है हमारा, ठीक है, सॉल्ट है। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, मीथेन CH4, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, लीड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर क्लोराइड CuCl2, लीड क्लोराइड PbCl2, कॉपर ऑक्साइड CuO। बच्चों एक मेरा सवाल है आप लोगों से कि इसमें लीड ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन को N से डिनोट कर दीजिए और डाइऑक्साइड को O2, तो NO2 हो गया। यहाँ पे लीड की जगह पे Pb क्यों आ गया है, फिर सिल्वर की जगह पे Ag क्यों आया है, कॉपर की जगह पे Cu क्यों आया है, आयरन की जगह पे Fe क्यों आया है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस वजह से लीड को हम L नहीं लिख के Pb लिख रहे हैं, सिल्वर को Ag लिख रहे हैं, क्या कोई कनेक्शन है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। चलिए इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे आगे देखते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, मार्बल जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं CaCO3, सिल्वर नाइट्रेट
AgNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, आयरन क्लोराइड FeCl2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट NaNO3 का होल 2, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और एक लास्ट है आपका जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, NH2O, N क्या आपका नंबर्स है, ठीक है जी। तो ये बच्चों टोटल इस चैप्टर में मैंने बोला था कि 50 लगभग होंगे, और एक्चुअली पूरा जब हमने एक्सरसाइज का भी कंपाउंड्स निकाला तो ये टोटल 60 कंपाउंड्स हो गए इस चैप्टर्स में। अब चलिए हम चैप्टर्स में जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया था शुरू में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हम डेफिनेशन के टर्म में देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब जब दो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं या बिछड़ते हैं तो कुछ वहां पे घटित होता है, उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। इनमें चेंज इन टेम्परेचर, उसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब यूपी बिहार चेंज नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। स्टेट मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो गैस है या तो एब्जॉर्ब हो सकता है या रिलीज हो सकता है। आर ऑक्यूर्ड यानी पाया जाता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपके बुक में जो पहला एग्जांपल दिया है केमिकल रिएक्शन का, वो है मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड बच्चों? आप लकड़ी ही ले लो, लकड़ी को जब आप जलाओगे तो उसका राख बचेगा। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के बगैर हमें इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जिससे आग पकड़ता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे मैग्नीशियम को ऑक्साइड यानी जल के थोड़ा सा जो उसका राख बच जाएगा वो बच जाएगा, जिसको हम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? When reaction written in the form of equation, then this is known as chemical equation. जब हम reactions को किसके टर्म में लिखते हैं? इक्वेशन के टर्म में। अब हमारा इक्वेशन लैंग्वेज के भी टर्म में हो सकता है। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो हमें क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 Mg हो गया तो 2 यहाँ पे लगा दिया। ये हम प्रॉपर बैलेंस करना अभी आगे इसी लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। और वही बात हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2Mg + O2 यानी 2MgO, ये भी बात हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा तो दो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक नया हमारा कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इधर हम जो रिएक्शन के पहले जो हमारे कंपाउंड से एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो होते हैं हम उसे क्या कहते हैं। चलो बच्चों अब हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। Reactant substance which get reduced during chemical reaction is called reactant। यानी जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वैसा सब्सटेंस जो लगातार कम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या कहेंगे? इन अ रिएक्शन a new substance is formed, this new substance is called product। रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। फिर वही एग्जांपल हम लेते हैं, एक ही एग्जांपल बार-बार इसलिए लिया जा रहा है ताकि क्लैरिटी आए आपको और अच्छे से।
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, हमें मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बार बार कम हो रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल के एक ही बार क्या हो गया, समाप्त हो गया और बच क्या गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए क्योंकि ये लगातार कम हो रहा है और एक समय ऐसा आ रहा है कि ये समाप्त हो जा रहा है और नए प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो बच्चों इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि हाउ टू राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आखिर केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, लिखते कैसे, उसे हम लिखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हमारा है हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन। आखिर हम केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल जो अभी तक हम करते आए हैं, प्लस लगा दिया, बीच में रिएक्टेंट लिख दिया, ये एरो का साइन लगा दिया, फिर प्रोडक्ट लिख दिया, ये इसी हमारा प्रोसेस होगा। द रिएक्शन आर रिटेन लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया डायरेक्शन, जो एरो है इसके लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और एरो के राइट साइड राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो वही हमने नोट डाउन किया है, द रिएक्शन आर रिटेन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब शॉर्ट में LHS, एंड राइट हैंड साइड RHS, एंड बिटवीन देम एरो साइन। और ये एरो साइन है क्या बच्चों, which indicates in which direction reaction goes। ये देखना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड स्प्लिट होके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन डायरेक्शन दे रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर आपने तो पका दिया, एक एक एग्जांपल देके, एक एक एग्जांपल इसलिए दिखा जा रहा है ताकि आप रिमेंबर कर लो, ठीक है जी। which indicates in which direction reaction goes in left hand side and right hand side elements या compounds, elements भी बन सकता है और compounds are combined through plus sign। ये किससे combine करते हैं बच्चों, plus sign के साथ, इसमें through में h मिस हो गया था, तो combine through plus sign किसके साथ जुड़े होते हैं, plus sign के साथ जुड़े होते हैं। और chemical equation एक बच्चिया को दिए थे हम पेपर ऑफलाइन क्लास में, EQ के पावर लिख रहे हैं, सर ये कहां से आ गया, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो हम इसको लिखते मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में समय बचाने के लिए हमने लिख दिया MgO2 MgO, ठीक है बच्चों। अब ये जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो वो बैलेंस कैसे करते हैं, उसका कंडीशन क्या है और क्यों करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, when in a reaction left hand side and right hand sides all elements substance atoms are equal, then this types of equation is called balanced chemical equations। अभी हमने देखा मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने Mg के साथ O2 का रिएक्शन कराया तो बना क्या, MgO। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, in a reaction left hand side and right hand side all elements substance atoms are equal। क्या इस रिएक्शन में दोनों तरफ सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अभी जस्ट इसके बाद हमारा होगा कैसे बैलेंस करेंगे। अभी नियम कानून बहुत है, स्टेप्स 8-9 है, वो जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन तरीकों से आप बैलेंस कर सकते हैं, आप मास्टर्स हो जाएंगे उसके, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम का कितना इधर है, 1 एटम्स है, 1 एटम, और इधर कितना हो गया, 2 एटम हो गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो इधर भी 2 Mg, इधर भी 2 Mg, इधर भी O2, इधर भी O2, ठीक है जी। तो ये बैलेंस्ड हो गया। एक बात है, आखिर ये जरूरी क्यों है, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो उस बात को जानने के लिए बच्चों हम एक बात जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में भी हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। यानी मास जो है नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसा कैसे सर, ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब देखो, आप मकान में रह रहे हैं, कहीं वहां से मिट्टी निकाल के ईंट बनाई गई है, वो ईंट
बढ़ती गई है, सीमेंट लगा है, छड़ लगा है, बहुत सारे मटेरियल्स लगे हैं, कहीं ना कहीं से वो बनाया गया और यहाँ पे आपको वो दूसरे रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई कहीं से निकाला गया, कहीं गड्ढा हुआ तो कहीं पे ऊंचा इमारत बनी। बात समझ रहे हो? तो दैट्स वाई ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर इक्वल ऑल सबस्टेंस आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए फटाफट अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आपके बुक्स में 9 स्टेप्स अप्रॉक्स दे रखे हैं कि पहले फलाना करेंगे, फिर चिलाना करेंगे, फिर ठेकाना करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो आपको नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए कहे हैं, ठीक है, हम उसमें नहीं जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देख लिया आपने बच्चों, सबसे जिसमें ज्यादा एटम्स हैं उसको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए मान के चलो यहाँ पे Fe3 है, तो क्या हम यहाँ पे 3 लगा दें? नहीं, यहाँ पे 3 नीचे नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है? इधर लगाना है, कोएफिशिएंट में लगाना है। ये बात क्लियर? 3 फुट पे नहीं लगाना है, 3 2 4 कुछ भी कभी भी नहीं लगाना है। तो यही आपको बुक में समझाया गया है कि एक डब्बा बना लीजिए, इस डब्बे में आप कुछ नहीं लगा सकते, जो आप नंबर्स लगाएंगे वो बाहर लगाएंगे। ठीक है जी, बाहर लगाएंगे, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं आपको, यहाँ पे जो नीचे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा बात, जो भी लगाना है कहाँ लगाना है? कोएफिशिएंट में लगाना है। अच्छा सर, अपने मन से कुछ भी हम डिजिट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए बच्चों? नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर्स नहीं लगा देना, सॉरी फ्रैक्शन मत लगा देना। ठीक है ना, आप बहुत ही साधारण शब्दों में नेचुरल नंबर लगाओ। ठीक है जी, नेचुरल नंबर आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा बच्चों? सबसे पहला कार्य होगा सबसे बड़े वाले एटम्स को पहचानना। सबसे बड़ा वाला एटम्स F इधर 1 है, इधर 3 है, गुड। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 इधर है और ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 है। यानी सबसे पहला हमारा कार्य किसको बराबर करना? ऑक्सीजन को बराबर करना। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर क्या लगाएंगे हमारा? इक्वल हो जाएगा, बताओ। तो आप ही देखो, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, 4, तो ये बराबर कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 4 × 1 यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन का 4 एटम्स हो गया। ठीक है जी, तो 4 लगा। अब दोबारा से चेक करना है कि क्या जो हमने ये 4 लगाया है सब बराबर हो गया, फिर कुछ गड़बड़ है, तो फिर यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। इधर Fe1 इधर Fe3, Fe भी बराबर नहीं है, चलो इधर 3 लगा दो, तो 3Fe 3Fe, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, हाइड्रोजन इधर कितना होगा? 4 2 8, यानी 4 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चेक करो, Fe मतलब लोहा 3 एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन 8 एटम्स, हाइड्रोजन 8 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स। अब ये क्या हो गया? आपस में बैलेंस हो गया। एक मैं आपके लिए देता हूँ जो कि बुक का ही क्वेश्चन है, आप फटाफट इसे सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा। हमने दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO को हमने रिएक्शन कराया है H2 से। ठीक है बच्चों, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से, तो ये हमें बना CH3OH यानी कि मिथेनॉल। इसे आप बैलेंस कीजिए, पॉज करके फटाफट बैलेंस कीजिए। तो यही स्टेप्स रहने वाला, पॉज करके बैलेंस कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस है, बैलेंस कौन नहीं है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 लगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान और मैं दे रहा हूं कि हमने हाइड्रोजन को रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया H2। इसे बैलेंस कीजिए आप, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। मास्टर साहब इधर हाइड्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, तो लो भैया 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितना? 4, यहाँ पे भी लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस होता है। अब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करते जाएंगे
तो ये डेफिनेटली आप हो जाएगा, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और बाकी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इसके आगे जो है वो मेन क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर्स के। जो रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हो इस चैप्टर का है, बिल्कुल मेन पॉइंट्स है कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 4 प्रकार के रिएक्शंस के टाइप्स बताई गई हैं इसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से हमारा दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक हमारा जो है रिएक्टेंट होगा वो स्प्लिट होके टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बसा बसाया घर उजाड़ के कोई तीसरा आके इंटरफेयर करता है और दोनों को बिछड़ा के अपना घर बसा लेता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक कम क्रियाशील धातु को एक अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देता है, धक्का देके बाहर भगा देता है। फिर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। और उसके बाद से और भी इसमें रिएक्शंस के टाइप्स बताए गए हैं, जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, फिर ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये टाइप्स हैं जो कि हम एक एक करके देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम पहला रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। When 2 or more than 2 reactant combine to form a single product, क्या ध्यान रखना बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कौन से प्रोडक्ट का, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। मेन इसका बात क्या है, सिंगल प्रोडक्ट होगा इसका, ठीक है जी। तो H2+O2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का अभी क्लियर कराओ, H2O2 थोड़ा बैलेंस कर लो। अभी किए थे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2 लगा दो तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 लगा दो, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर अब इस एग्जांपल को मत देना, ठीक है, मैं पका दिए आप इस एग्जांपल को दे देंगे, ठीक है। 2Mg 2 ऑक्सीजन, 2Mg 2 ऑक्सीजन, ठीक है। एक नया एग्जांपल, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, H2Cl2, 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। मास्टर साहब एक बात बताओ आप, ये हाइड्रोजन के साथ 2 क्यों लगा है, ऑक्सीजन के साथ 2 क्यों लगा है, क्लोरीन के साथ 2 क्यों लगा है? क्योंकि बच्चों ये जो है जब भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में रहेंगे तो ऑक्सीजन का 2 एटम्स मिलके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन क्लोरीन के 2 एटम्स Cl2 बना रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स बना रहे हैं। यानी जो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ 2, क्लोरीन के साथ 2, ऑक्सीजन के साथ 2 लगेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगला। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये स्प्लिट होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। FeSO4 नाम बताओ, इसीलिए मैंने शुरू में ही, चैप्टर के शुरू में ही जितने कंपाउंड्स है सबका मैंने नेम लिखवा दिया था। तो कोई बच्चा बताएगा कमेंट करके, फटाफट बताओ तो FeSO4 का नाम क्या है? एनीवन? फेरस सल्फेट, ठीक है बच्चों, आयरन सल्फेट भी इसको कह सकते हो क्योंकि फेरस मतलब आयरन। Fe2O3 ये कोई बताएगा हमें? फेरिक ऑक्साइड, और उम्मीद करता हूं SO2 तो बता ही दोगे। सल्फर डाइऑक्साइड, अरे सर पढ़ाए जा रहे हो बच्चों की जान निकालोगे क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड, थोड़ा कुछ कहोगी? क्या कहें यार, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, बस यही है ही आपके पास, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बचवा, ओ बाल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंगल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा मिल गया। बच्चों इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि
थर्मल यानी हीट उसमें देते हैं तब वो टूटता है, ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब करके। तो बट वो थर्मल डिकम्पोजिशन के टर्म में आ जाता है, ठीक है जी। डिकम्पोजिशन एक सवाल आता है इंटरेस्टिंग जो आपके एक्सरसाइज में है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट क्यों कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? जवाब आपके सामने है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ऐसे ही देख के कोई भी बता देगा, अच्छा जी कोई भी आप बता दे रहा है तो कोई भी बता देगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा, ठीक है, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट reaction when the more reactive atom of an element replaces less reactive atom of the other element then this reaction is called displacement reaction। यानी एक अधिक क्रियाशील धातु जो ज्यादा एक्टिव होता है कम एक्टिव को धकेल के बाहर भगा देता है और अपने जाके जुड़ जाता है जनरल फॉर्म में A + BC। ये दोनों एक साथ हैं, E निकाल के बाहर कर दिया किसको, B को निकाल के बाहर फेंक दिया और ये किसके साथ जाके चिपक गया, C के साथ। मतलब ये जोड़ी बहुत अच्छी थी। ये बेचारा एक आया, किसी को एक पसंद आ गया, इसको उठा के कहा चलो निकलो बाहर भगो, यानी इनके बीच में बॉन्ड सही नहीं था। तो बॉन्ड बढ़िया से बनाना, तो ये C के साथ ये मिलके बना लिया। सर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एग्जांपल बढ़िया दो, ठीक है। एक हमारे पास जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो हुआ क्या, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने कॉपर को क्या कर दिया, बाहर भगा दिया और ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया। और बेचारा कॉपर टुकुर टुकुर देख रहा है, ओ बसा बसाया घर हमारा उजड़ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? When two ions exchange their positions, आयन एक दूसरे का पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं with each other, then these reactions are called double displacement reaction। देखो बच्चों, ये क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये एक्वस है। मास्टर साहब ये A क्यों लिख दिए हो, ये S लिख दिए हो, इसका मतलब S से सॉलिड, L से लिक्विड, ठीक है, G से गैस, और ये एक्वस का मतलब होता है इसमें सॉल्यूशन जो है वाटर है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। 9th क्लास में पढ़े थे ना सॉल्यूशन, विलियन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो उसमें क्या है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो जब सॉल्वेंट वाटर रहता है तो उसे हम एक्वस कहते हैं, मतलब जलीय वाटर। तो ये एक्वस मतलब इसमें वाटर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ध्यान से सोडियम सल्फेट और यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट है तो सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया, और बेरियम के साथ क्लोराइड है तो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो SO4 सोडियम के साथ था वो किसके साथ चला गया, इसके था साथ, और जो Cl2 था वो कहाँ चला गया, सोडियम के साथ। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों एक एक ही एग्जांपल्स दे रहे हैं ताकि ज्यादा आपके नोट ना जाए कि मास्टर कितना देते जा रहे हो आप, ठीक है ना, मास्टर साहब आप कितना एग्जांपल्स देते जा रहे हो। तो एक एक इक्वेशंस हम यहाँ पे नोट डाउन करा रहे हैं। बाकी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। और वैसे भी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो जिसकी अलग से सेपरेट वीडियोस आएगी, इन टेक्स्ट के लिए अलग वीडियो लाएंगे और एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो आएगी, तो उसमें ये ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों बुक में अगर मेनली देखा जाए तो 4 प्रकार के ही रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी बातें हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सारी भी चीजें। तो हम एक ही बार लाइन वाइज जो हमने किया है 1 2 3 4 ये D2 जितने रिएक्शंस हो जाएंगे उतना हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है, एनी रिएक्शन which is insoluble in water, यानी वाटर में soluble नहीं है, insoluble है मतलब घुलता नहीं है, is known as precipitate। तो जो insoluble रहता है उसे हम precipitate कहते हैं। any reaction which produce a precipitate, जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, is called precipitation reaction, उसे हम precipitation reaction कहते हैं। जैसे
सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट यानी वाटर में बेरियम सल्फेट दिखाई देता है, वो घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। और क्या बनता है, NaCl साधारण नमक बनता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं बच्चों, अगला हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होता है, रिलीज्ड होता है, मतलब निकलता है। along with the formation of products, और साथ साथ क्या बनता है हमारा, प्रोडक्ट भी बनता है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल दियो। एग्जांपल देने से पहले बच्चा, कभी अब गांव के जो बच्चे हैं वो ज्यादा देखे होंगे या फिर शहरों के भी, वो डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थितियों में पले बढ़े हो। तो आपने ध्यान दिया होगा तो दीवार पे सफेदी करानी होती है तो उसमें हम क्या डालते हैं, चूना होता है, ठीक है ना। चूना मतलब व्हाइट कलर का होता है, उसको हम पानी में डालते हैं, कुछ समय तक पानी में डालते हैं तो वहां से वो पानी गर्म हो जाता है और धुएं टाइप का निकलता है, ठीक है ना, स्मोक है। तो वो क्या है, ये रिएक्शन है। वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो हमें बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक chemical reaction. For example, when CaCO3 is splitted, it requires heat. CaCO3 को जब हमने हीट दिया तो स्प्लिट हो गया, जिसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा था। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल शब्द में बच्चों, रिएक्टेंट कुछ भी एलिमेंट्स या कंपाउंड है, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसके साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम समझेंगे कि उस एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, वही बात है। A types of reaction in which any substance get oxygen is called oxidation reaction and the substance is oxidized, और जो substance है वो क्या हुआ है, oxidized हुआ है। यहाँ पे CuO plus H2 के साथ क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और यहाँ पे CuO के साथ कॉपर हट गया है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन, जो कि जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडक्शन रिएक्शन, ए टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इन दोनों परिस्थिति में रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। देखो वही सेम हमारा एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से हमने अभिक्रिया कराया, कॉपर अलग हो गया और वाटर बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो दैट्स व्हाई रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर के या कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और देखो रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल दोनों को मिला देने पे, अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को बच्चों, तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन एक के साथ रिमूव भी हो रहा है और एक के साथ ऐड भी हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस जिस इक्वेशन में हो, जो कि होता ही है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि अगला है। तो अब दोनों रिएक्शंस को हम मिला देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ, is called redox reaction। सेम वही एग्जांपल, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस प्रकार के इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और हमारे पास रिएक्शंस है, जैसे कि मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन बताया था, एक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको अभी लेक्चर के दौरान हमने कई बार आपको बताया, थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लो। When a decomposition reaction is
carried out by a heating is called thermal decomposition reaction. एग्जांपल वही कैल्शियम कार्बोनेट, जब हीट देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के चलते हो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स इट, फटाफट नोट कर लीजिए। आखिरकार पूरे चैप्टर्स में से ढूंढने के बाद ढूंढते ढूंढते लास्ट हमारा रिएक्शन मिल गया है जो कि है रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन रिएक्शन। यानी हमारा जो बॉडी है, इसके जो सेल्स हैं, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, मतलब हीट रिलीज होती है। तो एक सवाल भी है आपकी एक्सरसाइज में कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि इसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है और एनर्जी वो क्या है? हीट के रूप में निकलती है। तो दैट्स व्हाई जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब दो टॉपिक्स हमारे पास और बचे हुए हैं जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी, उसे भी देख लेते हैं। तो आखिरकार टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखने के बाद हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक में जो कि है कोरोजन। आपने देखा बच्चों, घर वगैरह आपका बनता है और लोहे की कोई भी वस्तु हो, कुछ समय बाद उसमें क्षति आ जाती है। आखिर वो होता कैसे? तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं। कुछ क्षति आ गई, चाहे किसी भी एलिमेंट्स में आ गई, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। इसमें होता क्या है? When metal substances are attacked by substances around it, such as oxygen, moisture, acid, etc., is called corrode, and this process is called corrosion. और एग्जाम्पल इसका लिखना होगा तो क्या लिखोगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसका उपाय क्या है बच्चों? आपने ध्यान दिया होगा जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, फोर व्हीलर्स, उसमें पेंट लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है भाई? बिना पेंट का भी तो हो सकता है, ताकि वो कोरोड न हो, इसीलिए लगाई जाती है। और आपने दरवाजे वगैरह देखे होंगे, खिड़की वगैरह देखे होंगे, उसको पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है बंधु? ताकि वो कोरोड न हो, कोरोजन होने से बचाया जा सके, ताकि उसकी लाइफ ज्यादा दिनों तक चले। ठीक है जी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल हो गया, और बाय अप्लाइंग पेंट्स इसको हम क्या कर सकते हैं? कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो ये कोरोजन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का जो कि है रेंसिडिटी। तो बच्चों आखिरकार इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है रेंसिडिटी और उसका प्रिवेंशन। तो रेंसिडिटी होता क्या है बच्चों? द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं कुछ समय बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब हम बाहर रख देते हैं तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है? फैट और तेल का, प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, जो कि खाद्य पदार्थ में होता है। उसका रिएक्शन क्या होता है? ऑयल प्लस O2 ऑक्सीडेशन, इसीलिए खराब हो जाता है। यानी जो खाना है आपका, भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो कुछ समय तक बाहर छोड़ दो वो खराब हो जाता है। आखिर क्यों रहता है? अच्छा मस्त। और जो पैकेट में पैक किया रहता है वो तो खराब ही नहीं होता है। ऐसा क्यों भाई? वो प्रिवेंशन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? प्रिवेंशन by adding antioxidants to the food material, storing food in airtight container using flush bag with नाइट्रोजन गैस। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के। जो चिप्स खाते हो आप, कुरकुरे खाते हो, पैकेट्स वाला कोई भी सामान खाते हो, वो इतने दिनों तक क्यों सही रहता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो लंबे समय तक रह पाए और कहीं से भी आप खरीद के खा लो। एक बार बच्चों मैं पैकेट लेके गया था ना, थोड़ा सा बहुत ऊंचाई पे गया था, किसी पहाड़ पे गया था, क्या करने गया था वो अलग मैटर है, ठीक है ना, घूमते रहता हूँ। तो वहाँ पे जो चिप्स का पैकेट था वो पूरा एकदम फूल गया था। आप बताओ क्यों? बिल्कुल टाइट हो गया था। उसका कारण क्या था? ठीक है ना, कमेंट में डेफिनेटली बता रहा। ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अपना ढेर सारा प्यार बरसाइए इस चैनल पे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली इसका सदुपयोग कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।